बता दें कि अयोध्या से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। 30 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं। श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां जोरों पर चल रही है। तो अयोध्या से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पीएम मोदी का अयोध्या दौरा रहने वाला है और 30 दिसंबर की वो तारीख है जब अयोध्या दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी यानी कि देश के मुखिया रहने वाले हैं। 30 दिसंबर को अयोध्या के दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं। श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ करने जा रहे हैं, चूंकि 22 जनवरी को होने जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा और ऐसे में यहाँ के एयरपोर्ट का शुभारंभ पीएम मोदी के हाथों द्वारा होने जा रहा है। तो 30 तारीख तय की गई है पीएम मोदी के दौरे को लेकर और पीएम मोदी श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ करेंगे। यहीं से फ्लाइट फिर शुरू होगी। श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ जो है देश के मुखिया करने जा रही हैं। 30 दिसंबर की वो तारीख तय की गई है जब इसका शुभारंभ होने जा रहा है। अभिनव सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, 30 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या कुछ खास इंतजाम? बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि 30 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या है। अयोध्या दौरा है और अयोध्या दौरे को बेहद ही खास माना जा रहा है। आप बता दें, इस दौरे को बेहद ही खास माना जा रहा है क्योंकि श्री राम मंदिर के मॉडल के तर्ज पर श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और उसके साथ ही साथ रेलवे स्टेशन का भव्य निर्माण हुआ है। उसके उद्घाटन को लेकर 30 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री अयोध्या आएंगे। एक बड़ी सौगात भेंट होगी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। जी, आपको रोकना चाह रहे हैं, इस बीच ये बता दें कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री आने वाले हैं अयोध्या और काफी भव्य कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है क्योंकि जो हवाई अड्डे का इंतजार था वो 30 तारीख को देश के नाम समर्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और ऐसे में सभी तैयारियां अभी से की जा रही है। जोरों शोरों पर तैयारियां चल रही है। कई बड़े दिग्गज लोग आएंगे और यहीं से आने जाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन के तैयार हो चुका है। इंतजार है 30 जनवरी का। 30 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। और इस बीच दिल्ली से अहम जानकारी, दिल्ली से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि संजय सिंह निलंबित हो चुके हैं। नए कुश्ती संघ को रद्द किया गया है। खेल मंत्रालय ने WFI को किया है रद्द। नए अध्यक्ष संजय सिंह के सभी फैसलों पर रोक लगा दी गई है। तो संजय सिंह ने अब से 2-3 दिन पहले ही कार्यभार संभाला था। अब ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि नए कुश्ती संघ को रद्द कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। खेल मंत्रालय ने WFI को किया है रद्द। नए अध्यक्ष संजय सिंह के सभी फैसलों पर रोक लगा दी गई है। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी। कई सवाल संजय सिंह पर भी खड़े हो रहे थे, वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी जब संजय सिंह के अध्यक्ष बनने पर भी कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे और नए कुश्ती संघ को भी रद्द कर दिया गया है। निलंबित हो चुके हैं संजय सिंह। नए अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने ग्रहण किया थी वो कुर्सी और देखिए खेल मंत्रालय ने WFI को किया है रद्द। नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, इसके पीछे की क्या वजह बताई जा रही है? दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे नितिन को, लेकिन यह हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसको लेकर हमने देखा था किस तरीके से कई ऐसे रेसलर्स थे जिन्होंने त्याग दिया था। अजीत हमारे साथ दिल्ली से सीधे जुड़ चुके हैं। अजीत, निलंबित हो चुके हैं नए अध्यक्ष, क्या है इसके पीछे का कारण? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बड़ी जानकारी सामने आई है कि जो नए अध्यक्ष थे WFI के, क्योंकि भी हाल ही में WFI का चुनाव हुआ था और चुनाव के बाद संजय सिंह जो कि बृजभूषण शरण के काफी करीबी भी माने जाते हैं और वो अध्यक्ष चुने गए थे, जिसके बाद
निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो खिलाड़ी हैं, जो रेसलर के खिलाड़ी हैं, उनके अंदर जो आक्रोश देखने को मिल रहा था, क्योंकि जैसे ही जब संजय सिंह का जो निर्वाचन जो सिलेक्शन का जब सामने आया कि जब वो चुने गए हैं, उसके बाद से ही लगातार जो रेसलिंग के जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर आक्रोश देखने को मिला था। चाहे जीत के बाद साक्षी मलिक का खेल से संन्यास ले लेना हो या फिर बजरंग पुनिया का जो मेडल है वो वापस करना हो, जिस तरीके से लगातार इन खिलाड़ियों के अंदर रोष देखने को मिल रहा था उसी समय से, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इसी दबाव को देखते हुए एक बड़ा ये जो निर्णय है वो लिया गया है। कब और क्या क्या कहा गया है खेल मंत्रालय की ओर से? देखिए, बिल्कुल जो जानकारी अभी सामने आई है वो ये आई है कि न केवल संजय सिंह जो अध्यक्ष हैं बल्कि पूरा का पूरा जो मंडल था उसको ही रद्द कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर अब कहा जा सकता है कि एक नए सिरे से WFI के जो पुनर्गठन की जो तैयारी की जाएगी, चाहे वो चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से की जाए या फिर आगे आने वाले समय में जैसे खेल मंत्रालय उचित समझेगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि जो पूरा जो WFI का पूरा जो संगठन जो अभी नवनियुक्त हुआ था उस पूरे संगठन को ही रद्द कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में खेल मंत्रालय इस ओर क्या कदम आगे उठाता है। संजय सिंह को नया अध्यक्ष बनाया गया था, कई सवाल खड़े हो रहे थे, तो अब क्या लगता है आने वाले दिनों में कोई ऐसा अध्यक्ष चुना जाएगा जो ना संजय सिंह के करीबी हो ना ब्रिजभूषण के, तभी न्याय मिल पाएगा जीत? देखिए सुनिए, बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि ये कह पाना, क्योंकि ये खेल मंत्रालय के आगे की जो प्रक्रिया है उसके तहत की जाएगी, तो ये कह पाना शायद अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन जिस तरीके से चुनाव जीतने के बाद संजय सिंह के खिलाफ लोगों में रोष और सबसे बड़ी जो ब्रिजभूषण शरण के घर के बाहर जो पोस्टर का जो देखने को मिला था वो एक बहुत बड़ा सुर्खियों का विषय बना था। और कहीं ना कहीं उसके बाद जो खिलाड़ियों में जो नाराजगी थी तो वो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उसके दबाव में ये एक बड़ा निर्णय लिया गया। और कहा जा सकता है कि इस आधार पर कि आने वाले समय में जो भी खेल मंत्रालय की तरफ से प्रक्रिया होगी, जी बिल्कुल, अच्छी अब देखना होगा नया चेहरा कौन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। संजय सिंह निलंबित हो चुके हैं। दिल्ली से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, नए कुश्ती संघ को रद्द किया गया है और खेल मंत्रालय ने WFI को किया है रद्द। नए अध्यक्ष संजय सिंह के सभी फैसलों पर रोक भी लगा दी गई है। तो नए कुश्ती संघ को रद्द कर दिया गया है, खेल मंत्रालय की ओर से फैसला लिया गया है। खेल मंत्रालय ने WFI को रद्द कर दिया है। तो नए अध्यक्ष संजय सिंह के सभी फैसलों पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले भी हमने देखा था साक्षी मलिक को या तमाम वो रेसलर्स जो कई दिनों से लगातार मशक्कत कर रहे थे, अपना इंसाफ मांग रहे थे, और ऐसे में साक्षी मलिक ने साफ तौर पे कह दिया था कि अब मैं रेसलिंग छोड़ रही हूं। कहा जा रहा है इसके पीछे की यही वजह हो सकती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान निकल के सामने नहीं आया है। और बता दें कि शाहजहांपुर में जमीनी विवाद में युवक को गोली मार दी गई, जिसकी हालत फिलहाल गंभीर है। दरअसल युवक खेत पर गया था जहां दबंगों ने उसे गोली मार दी। वही खबर मिलने पर गांव में पुलिस ने पहुंचकर लोगों से पूछताछ की। परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यूपी के फतेहपुर जिले की पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने अंतर जनपदीय चोरी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 शातिर चोर भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से एक पिकअप, चोरी की कई बैटरी, इन्वर्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। बता दें कि ये चोर हाईवे के किनारे रात में बंद दुकानों को अपना निशाना बनाते थे। ये शातिर चोर कानपुर नगर में एक स्टोरेज बना रखा था जिसमें चोरी का सामान रखा करते थे। थरिया गांव पुलिस और एसओजी ने बिलंदा पूर्वी बाईपास से गिरफ्तार किया है।
रायबरेली के लालगंज कोतवाली में लूट का मामला सामने आया है, जहां बदमाश ने सराफा व्यवसायी से 65 लाख रुपए के ज्वेलरी की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तो वहीं लूट में शामिल 25,000 का इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से ज्वेलरी भी बरामद कर ली गई है। बताया जा रहा है कि इस लूटकांड में 3 आरोपी पहले से ही जेल जा चुके हैं और मुखबिर की सूचना पर फरार चल रहे हैं। चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सिद्धार्थनगर में एक बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि पुराने जर्जर मकान में छज्जा गिरने से हादसा हो गया, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायल बच्चों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी ने अस्पताल पहुंचकर पहले घायलों के हालात का जायजा लिया। पूरा मामला जिले के शौतरगढ़ थाना क्षेत्र के जोगी बारी गांव का बताया जा रहा है। खबर कन्नौज से है, जहां एसपी ने यातायात व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बता दें कि एसपी अमित कुमार आनंद ने सड़क सुरक्षा पखवाड़ा की हकीकत देखी। तभी हाईवे पर रॉन्ग साइड से आने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी के औचक निरीक्षण से यातायात पुलिस के हाथ पांव फूल गए। और यूपी में 20 दिसंबर से कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई, जिसके बाद कई जिलों में यात्रा के पहुंचने का कार्यक्रम है। मगर इस बीच यात्रा में राहुल गांधी और यूपी महासचिव प्रियंका गांधी के शामिल ना होने पर कई सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि राहुल गांधी कर्नाटक का उदाहरण देते हुए यूपी कांग्रेस के नेताओं को अपने दम पर मेहनत करने की सलाह दी है। साथ ही माना जा रहा है कि यूपी में कांग्रेस की जो कमान है वो ना होने के चलते अब राहुल ने यूपी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में 20 दिसंबर से कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। सहारनपुर के प्रसिद्ध सिद्धपीठ शाकुंभरी मंदिर पर पूजा अर्चना कर ये यात्रा शुरू हुई है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन ये यात्रा राहुल गांधी प्रियंका गांधी को ढूंढ रही है। हाल के वर्षों में ये पहला मौका है जब यूपी में कांग्रेस का इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और उसमें गांधी परिवार का कोई शामिल नहीं है। लोगों के मन में यही सवाल है, ऐसा क्यों? तो इसका जवाब तलाशने के लिए दिल्ली में पिछले दिनों हुई एक बैठक पर ध्यान देना होगा। पिछले दिनों ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दफ्तर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और यूपी के प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी के साथ यूपी के कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई। इसमें लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की समीक्षा हुई। बैठक में यूपी से कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के साथ कई और नेता शामिल हुए। यूपी के नेताओं ने प्रदेश में पहले की तरह गांधी परिवार के सदस्यों की सक्रिय मौजूदगी की इच्छा जताई। साथ ही यूपी जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भागीदारी का अनुरोध किया। लेकिन राहुल ने बैठक में जो कहा उससे कहीं न कहीं साफ कर दिया है कि गांधी परिवार की नजर में अब उत्तर प्रदेश की स्थिति वैसी नहीं रह गई है जैसी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर राहुल के अमेठी के सांसद बनने तक हुआ करती थी। राहुल गांधी ने कहा कि यूपी में पार्टी के नेताओं में उत्साह की कमी है। उन्होंने तेलंगाना का उदाहरण देते हुए कह दिया कि वहां 4 ऐसे नेता थे जो सीएम बनना चाहते थे और सभी ने मेहनत कर पार्टी को जिताया, लेकिन दूसरी तरफ यूपी में ऐसे 3 नेता नहीं हैं जिनका सपना सीएम बनना हो, उसके लिए वो कुछ भी करने का मादा रखते हो। कुल मिलाकर यूपी के नेता बस केंद्रीय नेतृत्व के ही भरोसे रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से वहां न पार्टी खड़ी हो पा रही है न जीत मिल रही है। राहुल के इस बयान पर लखनऊ के सत्ता के गलियारों में खूब चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि कांग्रेस इस पर अलग तरह से बयान दे रही है। हमारे सभी नेता लगातार जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो यूपी जोड़ो यात्रा है उसमें सभी वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी भी जुड़ेंगे
और काफी जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि 2024 में अब जनता ये मान रही है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी तैयारी है और लगातार जिस तरीके से युवाओं के मुद्दे हों, किसानों के हों, महिलाओं के हों, आम आदमी को, दलितों, पिछड़ों, उनके मुद्दे जो उठा रहे हैं उससे लोगों में रुझान कांग्रेस पार्टी के प्रति, श्री राहुल गांधी जी के प्रति, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के प्रति और श्रीमती प्रियंका गांधी जी के प्रति बढ़ा है। आज बीजेपी के नेता हताश हैं। जाति जनगणना की हम बात कर रहे हैं तो आज उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए उनको डर जो है, हार का वो भय सामने दिख रहा है। राहुल गांधी के बयान को लेकर माना जा रहा है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को कड़ा संदेश दे दिया है कि पहले अपने दम पर संगठन को खड़ा कीजिए, लेकिन बीजेपी इस पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। विपक्षी दल गठबंधन की पास न कोई एजेंडा है, न कोई रीत है, न न रणनीति है। केवल एक एजेंडा है कि मोदी हटाओ। लेकिन देश की जनता की समृद्धि और खुशहाली के लिए जो काम कर रहा है, उस जनता जनार्दन के हृदय में इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बसते हैं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी जब अपने पार्टी के कार्यक्रमों के प्रति गंभीर नहीं है तो देश के प्रति क्या गंभीर होगी, जनता जनार्दन के प्रति क्या गंभीर होगी, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। यूपी में समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है। पिछले चुनावों के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि सपा को कई जगह एक मुश्त मुस्लिम वोट मिले हैं। एक तरफ बसपा इसकी काट में लगी है, वहीं कांग्रेस भी मुस्लिमों को अपना पुराना पुख्ता वोट बैंक मानती है। रणनीति ये है कि गांधी परिवार की अनुपस्थिति में यूपी कांग्रेस के नेता जो अभियान चलाएंगे तो समाजवादी पार्टी ज्यादा परेशान नहीं होगी। फिलहाल कांग्रेस कुछ प्रमुख सीटों पर ही टारगेट करेगी और भविष्य में आगे की रणनीति पर विचार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।